बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। एक टॉप ट्रेंड चल रहा है और कई घंटों से चलता रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड यही है, और वो टॉप ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटीज़ या फहाशी के अड्डे। अब इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऐसी जिसमें बच्चे बच्चियाँ नाच रहे हैं, रक़्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के अंदर, और कुछ मुतनाज़ किस्म की वीडियोज़ और चीज़ें जो हैं वो शेयर की गई हैं मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स की जानिब से। अब ये टॉप ट्रेंड है तो लाज़मन लोगों की ज़्यादा तादाद वो ये समझती है कि ये काबिल तनकीद चीज़ है, इसलिए लोगों ने इसको आड़े हाथों लिया है और बड़े तरीके के साथ इसको प्रमोट किया गया है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। टॉप ट्रेंड लगातार कई घंटे तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ या फहाशी के अड्डे अभी टॉप ट्रेंड है, और ये पहले भी टॉप ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन अब दोबारा बना है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ। कुछ और चीज़ें भी हैं, खबरें, वो भी आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले देखें, यूनिवर्सिटीज़ या फहाशी के अड्डे, मुझे थोड़ा सा इस सेंटेंस पे एतराज़ है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तालीम देने की जगह है, दरसगाह है, मुक़द्दस जगह है, जहाँ लोग अपनी किस्मत बनाने जाते हैं, अपनी किस्मत चमकाने जाते हैं। माँ बाप अपनी गुंजाइश पैदा करके अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बेशुमार बच्चे इन यूनिवर्सिटी से निकलकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतर कर पाते हैं। बड़ी शानदार जगह हैं। इनको फहाशी का अड्डा हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए 90% एक्टिविटीज़ तो यहाँ तालीमी हो रही हैं, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ बुरी हैं भी नहीं, तमाम जगह पे ये चीज़ें हो भी नहीं रही। ये चंद यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस किस्म का ट्रेंड पैदा करती हैं, या कॉलेजेस प्राइवेट इस तरह का ट्रेंड पैदा करते हैं जिनमें बच्चों के लिए अट्रैक्शन हो। टीनेजर होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम ज़रा को एजुकेशन के अंदर आज़ाद माहौल देंगे तो बच्चे ज़रा उससे फैसिनेट हो जाते हैं जल्दी, तो वो आना चाहते हैं उन कॉलेजेस में, अपने माँ बाप के पैसे खर्चवा के उन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं। अब उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक धंधा है, और वो इस धंधे के लिए ये थोड़ा सा गंद फैलाते हैं ताकि बच्चे जो है वो इस दाने को चुगते हुए उनकी यूनिवर्सिटी में आ जाएं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हर तरफ नहीं है। 90% मैंने आपसे कहा कि तालीमी एक्टिविटीज़ हैं, बीच में 10% की इस किस्म की चीज़ें हैं जो ये फुटेजेस आती हैं या मुतनाज़ चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं, ये 10% हैं। लेकिन इन 10% का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे जो ट्रेंड चल रहा है, इसको देखने के बाद बहुत सारे माँ बाप जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो ये तो सोचेंगे कि अपने बच्चों को या बच्चियों को हम इन तालीमी इदारों में भेजें या ना भेजें, चाहे ये तालीमी इदारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हों, लेकिन कुछ लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा और वो सोचेंगे कि भेजें या ना भेजें। कुछ बच्चों के अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे पढ़ें या ना पढ़ें। तो ये यूनिवर्सिटी से, तालीम से दूर करने वाली भी एक चीज़ है, इस किस्म का ट्रेंड बन जाना। मैं ट्रेंड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो लोग चीज़ें फैला रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ठीक चीज़ें फैला रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी तस्वीर का जब जायज़ा लिया, उनको चेक करवाया, तो वो इंडिया से भी हैं। ये सारी पाकिस्तान से नहीं हैं, इनमें से कुछ पाकिस्तान से हैं ज़रूर। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बेहयाई वाले फंक्शंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की वीडियोस बनकर बाहर आती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारी सकाफ़त, हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है। सबसे बढ़ के कि हमारे दीन में उनकी इजाज़त नहीं है। जब वो चीज़ें बाहर आती हैं तो दिल दुखता है, बुरा लगता है। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये आपके अपने सोचने की बात है। मैं ज़्यादातर उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इन कॉलेजेस में जाते हैं। ये उनकी बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं जब अपने स्कूल में अभी भी जाता हूँ या कॉलेज में या कहीं जहाँ मैंने तालीम हासिल की है, तो मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता। मुझे लगता है ये मुक़द्दस जगह है। तो तालीम हासिल करने जहाँ आप जाते हैं, जहाँ से आप इल्म हासिल करते हैं, वो एक मुक़द्दस जगह होती है, मुक़द्दस, उसका एक एहतराम होता है। वहाँ पे जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो उसका तकद्दुस, मुझे ऐसा लगता है कि पामाल हो रहा होता है। जब तक आप एहतराम नहीं करेंगे, आपको फैज़ कहाँ से मिलेगा? आप इल्म तो ले लेंगे, तालीम तो आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप रट्टा लगा के याद कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन एक फैज़ भी होता है। वो कहते हैं ना, बाअदब
बानसीब, तो अपने इदारों को, तालीमी इदारों के और उनके तकद्दुस को पामाल ना होने दें। उनका ख्याल रखें। हमारी रवायात कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है, हम किसी और तरह के लोग हैं, हम उस तरह के नहीं हैं। हमारे ऊपर एक यलगार हो रही है। समझने की बात यह है, हमारे ऊपर एक वी आर अंडर अटैक। ये एक कल्चरल इन्वेजन है, एक हमला है। इसको समझें। ये फिल्म के ज़रिए है, ड्रामा के ज़रिए है, लिबास के ज़रिए है, लिटरेचर पे भी है। हम अपनी असल शनाख्त खोते जा रहे हैं। मसला ये है, हमारे इदारों में बज़्म अदब के पीरियड होते थे, शायरी के मुकाबले होते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर के साथ, कल्चरल डे होते थे, हम उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर यानी एहसास कमतरी की वजह से आप समझ लें, या फैशन की वजह से आप समझ लें, या हमारी बेवकूफ़ी आप समझ लें, हम उनकी चीज़ें आंखें बंद करके अडॉप्ट करते जा रहे हैं। उनके कपड़े, उनका कल्चर, उनका अंदाज़, हम उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह चलना चाहते हैं, उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम अपनी शनाख्त ख़त्म करते चले जा रहे हैं। यानी आप सिंध में जाके पूछें ना, अजरक क्या है, अजरक डे क्या है, यहाँ पंजाब में पग की क्या अहमियत है, बलूचिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में आप जगह जगह पे जाएं, आपको अलग कल्चर नज़र आएगा। वो दुनिया की सबसे छोटी अक़लियत है जो कैलाश के लोग हैं, सबसे छोटी अक़लियत है। बहुत कम तादाद में वो लोग रहते हैं, चंद 100 या 2000 के करीब मुझे बता रहे थे लोग कि वो बचे हैं। अब वो इतने थोड़ी तादाद में जब तक वो अपना कल्चर पकड़ के रखेंगे तब तक पूरी दुनिया उनको जानती है और उनको मिलने के लिए भी आते हैं लोग पूरी दुनिया से, और उनकी एक पहचान और एक शनाख्त है। लेकिन जो लोग उस कल्चर से बाहर चले जाएंगे या जब उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई उनको नहीं पहचानेगा। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं कुछ मुसल्लत नहीं कर रहा आपके ऊपर, या कोई सख्त बात नहीं कह रहा आपको। बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपने आप को पहचान लें कि आप हैं कौन और आपका अपना कल्चर क्या है। अपने आप को कंफर्टेबल करें, अपने लिए आसानियां पैदा करें, अपने लिए कामयाबियां पैदा करें और इससे आपको फ़ायदा होगा। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। ये जो कल्चर चल रहा है, जिस तरह थोड़े दिन पहले एक स्टाइल अवार्ड हुआ, वहाँ पे जो कपड़े पहने थे लड़कों ने, लड़कियों ने, वो हमारे कपड़े नहीं हैं, वो कपड़े किसी और के हैं। वो हमने पहन तो लिए हैं लेकिन ये बेहयाई के ज़ुमरे में आते हैं, ये गलत चीज़ें हैं ना। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे इनकी इजाज़त है। देखिए, ये इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इसको कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसके साथ इस्लाम का नाम जुड़ता है। इस्लाम के लिए इस तजर्बागाह को बनाया गया। तो यहाँ जब इस तरह की चीज़ें की जाएंगी और मतवातर की जाएंगी तो ये एक कल्चरल इन्वेजन है, हम उसका शिकार हो रहे हैं। ये हमें कुछ देगा नहीं, अल्टीमेटली हमें पता कैसा कर देगा, हमें ऐसा कर देगा ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे, हम बीच में लटक जाएंगे और हमारी अपनी कोई शनाख्त नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा, कुछ इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा जिस्म नंगे करके, कुछ इंडिविजुअल्स को फ़ायदा होगा अजीबोगरीब किस्म के डांस करके, वो वक्ती तौर पे कुछ गेन कर लेंगे, सोशल मीडिया पे थोड़ी उनको पजीराई मिल जाएगी, हो सकता है 4 पैसे भी कमा लें, हो सकता है बाहर मुल्क में जाएं, थोड़ा सा वो लोग आपको उठा भी दें, लेकिन लॉन्ग रन में इसका पूरी नस्ल को नुकसान होगा। हम बीच में लटक जाएंगे, ना उधर के ना इधर के। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को पहचानिए, अपने कल्चर पे, अपने लिबास पे फ़ख्र कीजिए और उसमें कंफर्टेबल रहें। इससे आपका एतमाद बढ़ेगा, आप दुनिया को ज़्यादा बेहतर अंदाज में फेस करेंगे। बस यही गुजारिश थी इस बारे में। अब आ जाए एक और ख़बर की तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब को नैब ने आज तक की मोहलत दी है, यानी आज के दिन में उन्हें न्यूयॉर्क की जो जायदाद है उनकी, उस हवाले से जवाब देना होगा नैब को, और ये तहरीरी तौर पे उनको जवाब जमा करवाना होगा। नैब के मुताबिक 30 जून 2007 को आसिफ अली जरदारी साहब ने $5,30,000 में ये अपार्टमेंट ख़रीदा था, और 7 जून 2007 को आसिफ अली जरदारी ने मैरी एन नामी खातून को पावर ऑफ अटार्नी जो है वो दिया था। तो जरदारी साहब के लिए मुश्किल ये है कि उनको उस प्रॉपर्टी का हिसाब देना है जिसको कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया था, या जिसके बारे में उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया ये मेरी है, और वो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। तो इसका मतलब है उस बीच में भी उन्होंने जो कागजात जमा करवाए उसमें उन्होंने गलत बयानी से काम लिया था और अपनी जायदाद को छुपाया था। ये बहुत सीरियस मामला है और जरदारी साहब इस पर नाअहल भी हो सकते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान गए हैं, वहाँ पे ज़राअत और तजारत के हवाले से मुख्तलिफ़ मुआहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान
तजारत के मामले में आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करेंगे, और ज़राअत में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान की मदद कर सकता है, कुछ हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मुआहदे हुए हैं और लोग एक दूसरे की तरफ सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। अब उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है, सिर्फ एक अफ़गानिस्तान है। उज़्बेकिस्तान के लोग आना चाहें तो अफ़गानिस्तान से क्रॉस करके आ जाएं, हम जाना चाहें तो अफ़गानिस्तान से क्रॉस करके चले जाएं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो ये दोनों मुल्क और इस खित्ते के और बहुत सारे मुल्क मिलकर तरक्की कर सकेंगे, मिलकर पैसा बना सकेंगे, मिलकर अमीर हो सकेंगे, और यही फ्यूचर है, और उसके लिए सारे मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि उज़्बेकिस्तान से पेशावर तक रेलवे मंसूबा मुकम्मल करने की मैं कोशिश करूंगा और उसके लिए हम काम करेंगे। एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कुछ मुबारकबादें दी जा रही थी जुल्फ़ी बुखारी को और सरवर खान को कि आप जो हैं वो बेगुनाह हो गए, आपको क्लीन चिट मिल गई एंटी करप्शन से पंजाब से। मैंने आपको कल कहा था कि ऐसा नहीं है। इनको तो बुला के सुना ही नहीं किसी ने, इनको बुला के पूछा ही नहीं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि जुल्फ़ी बुखारी और सरवर बेगुनाह नहीं है, लेकिन इनको पकड़ा नहीं गया, इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई, और इनके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे ये फ़ौरन पकड़े जाएं। वो बड़ी डीप इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इनके एसेट्स भी देखने पड़ेंगे और इनके लिंक देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ जुड़े हुए हैं और किस किस को कैसे कैसे इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया, तो फिर जाके ये पकड़े जाएंगे। मैंने कल भी आपको ये कहा था। अब इसमें एक डेवलपमेंट हुई है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, क्योंकि पैसे वाले आदमी हैं, उन्होंने पैसे वैसे खर्च के टॉप ट्रेंड बनवाया जी। कांग्रेट्स जुल्फ़ी बुखारी, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, टॉप ट्रेंड बनाया कि मुबारक हो जुल्फ़ी बुखारी साहब, आप बेगुनाह साबित हो गए। और दूसरा, सरवर खान साहब को भी लोग मुबारकबादें दे रहे थे, बुखारी साहब को भी दे रहे थे, और बुखारी साहब ने तो बाकायदा खबरें लगवाईं, लोगों से कहा कि आप मुझे मुबारकबाद का ट्वीट करें, और बाकायदा खबरें लगवाईं अखबारात में, टेलीविज़न में, कि हमें बेगुनाह करार दे दिया गया है, हम गुनाहगार नहीं हैं। ये जुल्फ़ी बुखारी साहब ने करवाया। लेकिन अब ज़रा सुनने आपके जो तर्जुमान हैं इसके एंटी करप्शन के, उन्होंने क्या कहा। इनका नाम है जी वक़ार अज़ीम। उन्होंने अब स्टेटमेंट दिया जो कल मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फ़ी बुखारी समेत किसी भी सियासतदान को क्लीन चिट नहीं दी। तर्जुमान वक़ार अज़ीम ने कहा कि इदारे ने सियासी रहनुमाओं के किरदार के हवाले से तहकीकात की ही नहीं। ना जुल्फ़ी बुखारी को बुलाया, ना सरवर खान को बुलाया, कहाँ तहकीकात हुई? ना सरवर खान के बेटे को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। तो कोई तहकीकात नहीं हुई अभी तक, ना जुल्फ़ी बुखारी के बारे में, ना दीगर किसी सियासतदान के बारे में, या सरवर खान या किसी और के बारे में। और इसके बारे में मैंने आपको कल कहा था कि वो इतना तगड़ा इदारा नहीं है, और मुश्किल होता है जब वज़ीरों वगैरह की तफ्तीश करना, तो एंटी करप्शन तो कर ही नहीं सकता। तो उनके बारे में वो कह रहे हैं हमने तहकीक ही नहीं की, तो हम कैसे कहें कि ये क्लीन चिट है या ये गुनाहगार हैं? उन्होंने तहकीक क्या की, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सिर्फ तहकीक जिन 2-3 चीज़ों पे की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने ये पता करवाया कि अलाइनमेंट किसने की। ये याद रखिएगा, जो अलाइनमेंट की तब्दीली है, जो रिंग रोड की सड़क थी उसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई थी, उसका रास्ता बदल गया था। इंक्वायरी ये की गई कि ये रास्ता किसने बदला, ये नहीं की गई कि किसने बदलवाया। ये अलग बात है। फिर समझें आप, किसने बदला इस रास्ते को, ये नहीं पूछा किसने बदलवाया, इसके पीछे कौन था, वो नहीं गए। अलाइनमेंट किसने तब्दील की रिंग रोड की, ये तहकीक की गई। दूसरा, ज़मीन के हुसूल में क्या बेकायदगी हुई, ये भी सरकार का काम था, यानी सरकारी अफसर थे, ब्यूरोक्रेसी का काम था। तो ज़मीन के हुसूल में बेकायदगियाँ क्या हुई, इसका बेनिफिशरी कौन था, उसके बारे में नहीं किया, बेकायदगियाँ क्या हुई। और तीसरा जो उन्होंने इंक्वायरी की वो ये कि सरकारी अहलकार कहाँ कहाँ पर जिम्मेदार थे, सिर्फ सरकारी अहलकारों की जिम्मेदारी ढूंढी। इसके अलावा ना उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर फ़ायदा कौन कौन सी सोसाइटी को हुआ, किस किस ने कितना पैसा बनाया, सियासतदानों का क्या किरदार था, नहीं। उन्होंने जो सियासतदानों वाला मामला है वो नैब को भिजवा दी। अब नैब जाने, जुल्फ़ी बुखारी जाने, सरवर खान जाने, वहाँ जाके बेगुनाह हो सकते हैं तो हो जाए। बहरहाल ये मामला चला गया नैब के पास। आज कुछ सोसाइटीज़ वाले जो हैं वो बड़े मैसेजेस भेज रहे थे इधर उधर, देखो हम बेगुनाह हो गए, हमारा नाम ही नहीं आया इंक्वायरी के अंदर। तो उस हवाले से भी, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से एंटी करप्शन ने कहा है कि तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई अभी हमारी, हम उनकी अलग तहकीकात कर रहे हैं, और जब वो मुकम्मल हो जाएंगी तो वो भी हम पब्लिक कर देंगे। तो
तो ये है रियल सिचुएशन रिंग रोड के स्कैंडल की। कोई बेगुनाह नहीं हुआ, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। अभी पता चलेगा कि होता क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।